सादर प्रणाम सर। नमस्कार जी, हमारी नमस्कार। धरती से सर जी, नमस्कार, केंद्रीय नमस्कार। विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के माननीय कुलपति जी एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं सभी के तरफ से सर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं सर। सभी को आपने सर इतने अपने व्यस्ततम समय से हमें अपना समय दिया है, इसके लिए सर आपका हृदय के अतल गहराइयों से सर आपका आभार है और शाभार है सर। मैं अत्यंत खुशी का विषय है कि आज हमारे साथ प्रोफेसर राजीव मोहन पंत सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर असम यूनिवर्सिटी सिलचर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जुड़े हुए हैं। आप सेंटर फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर NIRDPR के डायरेक्टर भी रहे हैं 2014 से 2021 तक। आप प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी 1997 से 2014 तक रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी NIFFT में लेक्चरर रहे 1993 से 97 तक। उससे पहले आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस, वहां पर 1991 से 1993 तक लेक्चर रहे। आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा में 1986 से 1991 तक लेक्चर रहे। बहुत लंबे अनुभव और इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक भारत की एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़े मार्गदर्शक के रूप में आज हमारे बीच अत्यंत प्रतिभाशाली और हम सबको गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर राजीव मोहन पंत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं एक बात आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले ध्यानाकर्षण भी कराना चाहूंगा कि सर इस जनजातीय क्षेत्र में स्थापित इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर के नेतृत्व में हम सभी, प्रोफेसर श्यामल सर भी साथ में हैं, जनजातीय उद्यमिता, जनजातीय विकास और जो राष्ट्रीय विषय के हैं वस्तु स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत को लेके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट के माध्यम से, विश्वविद्यालय के एफर्ट के माध्यम से हम लगातार स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। सर मैं यह भी बताना आपको विषय रखना चाहूंगा कि चूंकि स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इसमें जो अधिकांश युवा के मन में ये जो बैठता है कि हमारी पढ़ाई के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे नौकरी करना है, इस मानसिकता से उनको निकाल करके नहीं, नौकरी का एक लिमिटेशन है कि यदि हम देखें तो अधिकतम नौकरी यदि हम सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी और गैर संरक्षित क्षेत्र में सभी क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो 5.3 करोड़ का अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा अभी कार्यक्रम हुआ था, तो आदरणीय प्रांत प्रचारक जी हमारे पूरा आंकड़ा विस्तार से रख रहे थे कार्यक्रम के दौरान, तो उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ इतनी ही नौकरी है, लेकिन जो जॉब सीकर्स हैं, जो यूथ हैं, जो पास आउट होके जॉब मतलब किसी रोजगार या स्वावलंबन की तलाश में है, इनकी संख्या लगभग जो 20 साल से लेकर 35 के बीच में है, इनकी संख्या 21 करोड़ समथिंग के आसपास है। तो जब उतनी नौकरी ही नहीं है तो वो फिर संभव कैसे है? तो ऐसे में जो हमारी पुरातन आर्थिक संस्कृति रही है कि भारत एक समय में विश्व की GDP का 1/3 हिस्सा रखता था और शुरू के जब 200 से लेके 1100 तक ईस्वी तक ये हमारा आर्थिक समृद्धि पूरे विश्व को एक विश्व गुरु के रूप में भारत जाना जाता था। मसाला का सबसे अच्छा व्यापार भारत करता था। तो जो एक पारंपरिक उद्योग थे उससे ग्रामीण युवा मुक्त होते जा रहे हैं, एक जो स्वराज की परिकल्पना थी उससे हटते जा रहे हैं। तो अपनी पारंपरिक कार्यों को ना छोड़ें, पारंपरिक कार्यों में हम कैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। अभी मोटा अनाज सरकार के माध्यम से यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, तो सर हम मोटा अनाज से, वो फिंगर मिलेट हो, लिटिल मिलेट हो और अलग अलग सावा हो को, तो इससे क्या क्या बन सकते हैं? बिस्किट बन सकती है, दूध बन सकता है। जो एलाइड डेयरी थी उसमें इन मोटा अनाज का क्या यूज होता है? जो वनौषधियां हैं उसको प्रोसेस करके हम एक्टिव फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट आयुर्वेदिक कैसे बना सकते हैं? इन छोटे छोटे विषय को लेके और जो जहां है
वहीं पे अपना एक ग्रामीण उद्योग स्थापित करे, इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। और इस हमारे अभियान में सर हम देश भर के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट, अलग अलग स्टेट के एक्सपर्ट्स को, सभी को इसमें शामिल किया हुआ है। और इसी क्रम में सर आपका हमें आज सानिध्य मिला है, मार्गदर्शन मिला है। हम सब बेहद अपार खुशी व्यक्त कर रहे हैं सर कि आज हमारे साथ एक शिक्षाविद, महान शिक्षाविद, और जो देश के और सभी लोग आपको एक बड़े इकोनॉमिस्ट के रूप में जानते हैं, और ये चूंकि इकोनॉमिक्स आर्थिक गतिविधि से संबंधित ही है कि ये गतिविधि चल रही है, और स्वावलंबी भारत अभी व्यक्ति निर्माण के बाद अर्थ निर्माण के लिए ये भी एक अभियान शुरू हुआ है फरवरी में। सर आपके माननीय कुलपति के रूप में करने के कुछ दिन बाद हुआ, हमारा विद्यालय से लगातार वर्क कर रहा है, इसमें आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और सर ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे और पूरे देश भर में सर्कुलेट करेंगे कि लोगों सभी को, सभी युवा साथियों को प्रोफेसर राजीव मोहन पंत सर का सानिध्य मिल सके। इसी के साथ में माँ नर्मदा की धरती अमरकंटक से जोहिला, नर्मदा, सोन नदी की ओर से 3 पहाड़ विंध्याचल, मैकल और के इस जन से और सभी की ओर से आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करके ये मंच आपको सौंपता हूं। आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय प्रोफेसर राजीव मोहन पंत सर। धन्यवाद प्रोफेसर विकास जी, आपने इतने बड़े बड़े शब्द मेरे बारे में करे, शायद उसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि माँ नर्मदा की भूमि अमरकंटक में मुझे आप लोगों के साथ चर्चा करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने पुराने मित्र प्रोफेसर सामल जी को भी देख रहा हूँ। नमस्कार सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। माननीय कुलपति जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे मित्र हैं, और उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था वहाँ आने का, पर अभी मैं आऊँगा जरूर कभी उधर। पर आज आप लोगों से इसके माध्यम से ही इंटरनेट के माध्यम से ही आपके सम्मुख हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं इस पे एंटरप्रेन्योरशिप पर ही चर्चा करूँगा, जैसा कि प्रोफेसर विकास जी ने बताया कि हमारा देश पहले पूरा विश्व के ट्रेड को डोमिनेट करता था। धीरे-धीरे वो खत्म होता गया और आज की तिथि में हमारा पूरे ग्लोबल ट्रेड में बहुत कम हिस्सा हमारा रहा हुआ है। हमारे संभावनाएँ बहुत हैं, पर उसके लिए हमें अपनी विचारधारा को थोड़ा-सा परिवर्तित करना पड़ेगा। हमें जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स बनना पड़ेगा। इसी आशय को लेकर मैं एक छोटा-सा पावर पॉइंट के साथ आपके सम्मुख आ रहा हूँ। मैं इसको शेयर करूँगा अपने पावर पॉइंट को। 1 मिनट का आप मुझे समय देंगे। जो विषय मैंने चुना है, एंटरप्रेन्योरशिप चेंजिंग रियलिटीज़। जैसा कि हम जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आवश्यक है आज की तिथि में। यदि हम देश को पूरे विश्व स्तर पर हम चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप हमें लानी पड़ेगी, और अ, बदलाव आ रहे हैं। जो जिस समय मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ता था, उस समय की मानसिकता यही थी कि एक अच्छा सरकारी जॉब मिल जाए, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। पर अभी का जो युवा है, बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज़िंग है, बहुत ज़्यादा जोश है उनमें, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अभी सही क्लाइमेट है, और हमारी सरकार भी इस समय एक सही क्लाइमेट बनाने में सफल हुई है। हम आत्मनिर्भर भारत की कल्पना आज कर रहे हैं, और ये ये जो कल्पना है, ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मुझे बहुत ही प्रिय शब्द है, संकल्प से सिद्धि। यदि हम संकल्प करेंगे तो सिद्धि हमें मिलनी ही मिलनी है। तो संकल्प से सिद्धि, और बस अभी युवाओं में ये संकल्प की आवश्यकता है। जो मेरी प्रेजेंटेशन स्कीम है, इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा-सा डिफरेंट सोच हमारी होना ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उद्यमिता के बढ़ावे के लिए। दूसरा, हमारी जो सोच में हमारी जो अपेक्षाएँ हैं, उसमें बदलाव आ रहा है, चेंजिंग एस्पिरेशंस।
हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसमें बदलाव आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो हमारी अपेक्षाएं यही रहती थी कि हम सरकारी नौकरी। पर आज के युवाओं की वो अपेक्षाओं में बदलाव आया है। फिर मैं कुछ सफल उद्यमियों के बारे में बात करूंगा यहाँ पर, और छोटा सा डिस्कशन कि हमें क्यों बढ़ाना है उद्यमिता को, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। और फिर एक हमारे अजीम प्रेम जी, जो कि एक बहुत ही सफल उद्यमी हैं और बहुत ही सोसाइटल कंसर्न भी उनका बहुत ज़्यादा है। उनके उन्होंने एक आईआईएम बैंगलोर में एक अपनी स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने 10 गोल्डन रूल्स बताए थे। उन 10 गोल्डन रूल्स पे मैं डिस्कस करूंगा। तो ये आज इसको हम अगले 1 घंटे में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ पंक्तियों से। टू रोड्स diverged in the wood, and I chose the one less traveled by, and that made all the difference. ज्यादातर भीड़ जाती है एक तरफ, पर जो लोग वो मार्ग चुनते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऐसा रास्ता जिसमें कि बहुत कम लोग चलते हैं, कम लोग चलने का साहस करते हैं, तो जो लोग उस रास्ते पे चलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। टू रोड्स डाइवर्ज इन द वर्ल्ड, एंड आई चोज द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। तो वही जो लेस ट्रेवल्ड बाय, अब हमें नई सोच हमारे युवाओं में आ रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको कि हमने इतने समय तक इग्नोर किया, उसकी महत्ता को समझा नहीं, अब वो अ, अ, उसके उसके महत्व को समझना है, और तभी हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। तो लेस ट्रेवल्ड बाय रोड, वो कैसे आगे चुनेंगे हम, ये थोड़ा विश्व में हम देखते हैं, दुनिया में तीन प्रकार के लोग हम देखते हैं। पीपल हु मेक थिंग्स हैपन, people who watch things happen, and people who wonder what has happened. एक वो तबका है, एक उस तरह के व्यक्तित्व है हमारे समाज में, जो कि चीजों को बनाते हैं, जो कि वो दावा कर सकते हैं कि ये चीज हमने बनाई है। दूसरे होते हैं जो कि उनको देखते हुए जीते हैं कि ओ अच्छा, ये चीजें बन रही हैं, तो धीरे धीरे वो भी प्रभावित होते हैं उनसे। और तीसरे लोग जो होते हैं वो आश्चर्य करते हैं, ओ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो बेसिकली मुख्यतः जो उद्यमी होते हैं, वो पहली कैटेगरी में आते हैं, पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। यदि आज हम पूरे भारत में देखें और हम पूछें कि सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य कौन सा है, तो मुझे लगता है कि उत्तर मिलेगा कि शायद गुजरात। और गुजरात को बनाया किसने? गुजरात सबसे सफल राज्य क्यों बना? क्योंकि वहाँ उद्यमों की संख्या ज्यादा है। वहाँ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागते लोग, है? तो वहाँ उद्यमी हैं, नए नए उद्योग स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है, मैं अहमदाबाद में था, तो वहाँ पे जो मैकडोनल्ड और पिज्जा हाउस और ये सब, इनको वहाँ एक मीरा बेन, या मुझे नाम पूरा याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने घर में पिज्जा बनाना शुरू किया, और ये मैकडोनल्ड और पिज्जा हट सब फेल हो गए उनके आगे, है? तो पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। तो ये इस तरह का सोच आवश्यक है कि हम अपना अ, अ, हम जो है क्रिएटर बनेंगे, हम खाली फॉलोअर नहीं बनेंगे। अ, अभी इसके लिए थोड़ा सा इनोवेटिव सोच की आवश्यकता होती है। अ, उद्यमिता के लिए एक थोड़ा सा हमें डिफरेंट सोच रखनी है उद्यमिता के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, ये है 7 है, कैन यू मेक 8 बाय एडिंग वन लाइन। ये मैं प्रश्न अक्सर अपनी जब कक्षाओं में दिखाता हूँ छात्रों को, तो उनसे पूछता हूँ कि क्या इसको 8 बना सकते हैं इसको। तो बड़ा आसान है, अ, उसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं और ये 8 बन जाता है। अभी ये देखिए, ये 9 है, कैन यू मेक इट 6 बाय एडिंग वन लाइन। ये जब प्रश्न पूछते हैं, तो थोड़ा सा लोग, क्योंकि वही मानसिकता रहती है जो हमारे दिमाग में भरा गया है, जिस तरह की हमारी सोच होती है उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। तो बहुत अक्सर लोग इसमें समय लगाते हैं कि कैसे बनेगा। इसको हम दो तरह से 6 पर, कैन यू मेक इट 6 बाय एडिंग वन लाइन, यस, एस एस जोड़ देंगे। लाइन से मतलब लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये लाइन भी लाइन है। और या फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 विल अगेन बी 6। तो इस तरह की हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखने से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उद्यमिता में हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। जब कोई नई चीज करें, नया इनोवेटिव चीज हम दे रहे हैं, तो उससे हमें काफी एडवांटेज मिलता है। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा गया था
How do you drop an egg on a concrete floor and make sure it does not break? Normally, अक्सर लोग अलग अलग अपने उत्तर देते हैं इसका कि अंडे को इस तरह से फेंको, अंडे को उस तरह से फेंको, टूटेगा नहीं। बट सही आंसर इसका यदि हम देखेंगे, मैं दोबारा से देख रहा हूँ, हाउ डू यू ड्रॉप एन एग ऑन ए कंक्रीट फ्लोर एंड मेक श्योर दैट इट डज नॉट ब्रेक। नॉर्मली हमारी जो सोच है, जो हमारी प्रोग्राम हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, उसमें हम सोचते हैं कि हम अंडे टूटने की बात कर रहे हैं। बट आंसर इसका है कि विच एवर वे वी ड्रॉप इट, कंक्रीट फ्लोर आर नॉट, कंक्रीट फ्लोर इज नॉट गोइंग टू ब्रेक। तो हमारा जो डिफरेंटली सोचने की बात है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत आवश्यक है। एक और एक आईएएस के उसमें इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था। ये आईएएस का इंटरव्यू चल रहा था और एक आईआईटी का ग्रेजुएट उसमें बैठे थे, इंटरव्यू देने बैठे थे। तो उनको पूछा गया कि आप जो है हमें ये बताइए कि आपसे मैं एक आसान क्वेश्चन, 10 आसान क्वेश्चन पूछूं या एक मुश्किल क्वेश्चन पूछूं। तो वो जो कैंडिडेट था वो थोड़ी देर सोच में पड़ा कि एक मुश्किल क्वेश्चन, यदि एक मुश्किल क्वेश्चन में फेल हो गया तो सारा गया, या 10 आसान क्वेश्चन। तो कुछ सोच के उसने कहा कि ठीक है, आप मुझसे एक मुश्किल क्वेश्चन पूछो। तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा, व्हाट कम्स फर्स्ट, डे और नाइट, पहले कौन आता है, दिन या रात? उसने तुरंत जवाब दिया, रात। तो इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि कैसे, जरा एक्सप्लेन करो। तो उसका जवाब था कि सॉरी सर, आपको मुझे केवल एक ही प्रश्न का जवाब देना था। राइट? तो ये एक सोच है। और उनका भी जो इंटरव्यूअर्स बैठे थे वो भी यही चाहते थे कि कितना इस कैंडिडेट में कितना वाकपटुता है, कितना अलर्टनेस है। तो उसने कहा, आपने मुझे एक क्वेश्चन का जवाब पूछा था, अब ये मत पूछिए कि कैसे, क्योंकि वो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। राइट? नीडलेस टू से दैट द पर्सन वाज सिलेक्टेड। सो वन डिफिकल्ट क्वेश्चन और 10 इजी क्वेश्चन। ऐसी एक अमेरिकन बिजनेस टाइकून की स्टोरी है। एक अमेरिकन बिजनेस एक 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 व्यक्ति जाता है एक बैंक में, और वो कहते हैं कि मुझे जो है आपकी बैंक से लोन चाहिए $500। उन्होंने कहा कि बैंक ने कहा कि ठीक है, हम आपको लोन देंगे, पर आपके पास ये क्या है रखने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए क्या है? उसने कहा, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, और उसको आप रख लीजिए तब तक, जब तक मैं लोन चुकाता नहीं हूँ। तो उनकी एक महंगी गाड़ी उन्होंने अपनी मॉर्गेज रख दी। कुछ दिन करीब 1 महीने बाद अ, वो जब लौटे, इस बीच बैंक मैनेजर ने उनका जरा थोड़ा जानना चाहा कि ये कौन है व्यक्ति। तो पता चला कि वो तो अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो उनसे बैंक मैनेजर ने पूछा कि मैंने इस बीच आपका आपका आपके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करी, और मुझे पता लगा कि आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर आपने $500 का लोन क्यों लिया? तो बोलता है, आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कैलिफोर्निया जैसे बिजी शहर में यदि मैं कहीं कार पार्किंग करूंगा तो मुझे $500 जैसी जितनी सस्ती कार पार्किंग कहीं नहीं मिलेगी। और मैंने अपनी गाड़ी मॉर्गेज की है, आपने उसको सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद, इससे ज्यादा मत पूछिए। राइट? तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। नए आइडियाज बिजनेस में आते हैं, वही हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। तो बेसिकली मैं ये एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि हमें बेसिकली सोच थोड़ा सा डिफरेंट रखनी है। और शिव खेरा ने अपने उनकी बुक है यू कैन विन, उसमें कहते भी हैं वो कि लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लीडर्स की जगह आप एंटरप्रेन्योर्स को रख सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स लीडर्स भी लीडरशिप क्वालिटी में बहुत होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी इनोवेटिव एंड डिफरेंट इन अप्रोच। थोड़ा सा हमें अलग सोचना पड़ेगा, तभी हम एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होंगे। मैं अभी आगे जब कुछ सक्सेस स्टोरीज में इस चीज पर चर्चा करूंगा। ये विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, शिव खेरा का वक्तव्य है। तो हमें अभी मैं अपने जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो युवा छात्र यहाँ पर अभी अटेंड कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि आर यू विलिंग टू बी डिफरेंट? आप थोड़ा सा अलग रखने का साहस रखते हैं कि नहीं? आर यू ए जॉब सीकर और यू वुड लाइक टू क्रिएट फॉर जॉब्स फॉर अदर्स?
क्या हम वो लंबी लाइन जो कि नौकरी के लिए लगी है, उसी लाइन में खड़े होंगे, या एक ऐसी नई पंक्ति स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कि हम जॉब क्रिएट कर सकें और दूसरों को जॉब दे सकें? तो ये हमें अभी डिसाइड करना है, और ये बहुत ही सही समय है भारत में अभी एंटरप्रेन्योरशिप को लाने का। चेंजिंग एस्पिरेशन मैं बात कर रहा हूँ कि जो चेंजिंग रियलिटी है, जो आज की जो सोच में परिवर्तन आ रहे हैं। मैं कन्वेंशनल माइंडसेट जो कि जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, हमारा क्या माइंडसेट होता था? गेट मी सम जॉब, एक नौकरी बस मिल जाए, जिंदगी बन जाएगी, ये हमारी सोच हुआ करती थी। और वो भी सरकारी नौकरी है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। Ready to perform the routine work task as suggested by the boss, rules or procedures or described in the job chart. हमें नौकरी में क्या करना है? अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो बॉस बोले उसको करते रहो, जो रूल में लिखा है उसके हिसाब से करते रहो, और कुछ सोचना नहीं है। ठीक है? उसी हिसाब से चले जाओ। बॉस इज ऑलवेज राइट। जो बॉस ने कहा उसको करते जाओ, जो हमारे जॉब प्रोफाइल में लिखा है उससे उसके आगे करने का कोई जरूरत नहीं है। इतना ही सोचता है। पैसिव वेट फॉर ग्रोथ एंड प्रमोशन एज पीरियड ऑफ एज हमारी जो सीनियरिटी होती है कि ठीक है, पहली पहली आपने सर्विस ज्वाइन करी, उसके 5 साल बाद आपको एक छोटा प्रमोशन मिलेगा, 5 साल बाद और दूसरा प्रमोशन मिलेगा। तो उसी में इंतजार करते रहिए और खुश रहिए, बिल्कुल। ओके, तो ये सरकारी नौकरी में होता है। उसका रिजल्ट क्या होता है? रिमेन सेटिस्फाइड विद सब्सिस्टेंस अर्निंग। जो भी आपकी अर्निंग है, आपकी एक फिक्स सैलरी होगी, उससे ज्यादा तो आपको नहीं मिलेगा उसमें। तो ये सोच थी कि ठीक है, हमारी ये नौकरी है। मुझे याद है जब मैंने 86 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था, तो हमारा 700-1300 का स्केल होता था, और 2000 रुपये करीब मिलते थे। उसमें से भी कट कटा के करीब 1600-1700 रुपये मिला करते थे। बस उसी में जितना है खुश रहो। तो कभी हम लोग ये नहीं सोच पाए कि इस हम ज्यादा भी कमा सकते हैं, पर चूंकि सर्विस है तो उतना ही फिक्स है। तो रिमेन सेटिस्फाइड विद जितनी भी इनकम है उसमें आप खुश रहिए। अदरवाइज रिजल्ट क्या होते हैं कि हम एक सीमाओं में बंध के काम करते हैं। वी कन्फाइन आवरसेल्व्स इन सर्टेन लिमिटेशन। उसमें हम अपने उसके बंधक बन जाते हैं। उसके बाहर नहीं सोच सकते कि हम, ये भी हमारे पास है कि हम बहुत लाखों कमा सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बहुत लग्जूरियस लाइफ जी सकते हैं, हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये नहीं हो पाएगा इसमें। राइट? तो कन्वेंशनल माइंडसेट ये था जो हमारे टाइम में था। अभी जो है, जो अभी के युवाओं में जो माइंडसेट है, वो बहुत चूज़ी हैं, बहुत क्लियर है दिमाग में। मैं जब बात करता हूँ अपने एमबीए के स्टूडेंट से, या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट से, तो उनको ये कोई इच्छा नहीं है कि वो कहीं छोटी-मोटी नौकरी लेंगे। आई सेलेक्ट अ करियर दैट सैटिस्फाइज माय पैशन एंड सूट्स माय स्किल। मैंने बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जिन्होंने कि अपना एक्टिंग में करियर बनाया, जिन्होंने कि अपना फोटोग्राफी में करियर बनाया। कुछ लोग हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो खुद म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट था, और आज वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। दे हैव अर्न्ड नेम एंड फेम अक्रॉस द ग्लोब। तो आई सिलेक्ट अ करियर दैट सेटिस्फाई माय, एक मेरे में पैशन है। आज के युवाओं में एक पैशन है, और वो उसी के हिसाब से काम करना चाहते हैं कि मैं अपने पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए काम करना चाहता हूँ। जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उस पर काम करूंगा। मैं ग्रोथ के लिए पैसिव वेट नहीं करूंगा, पैसिवली वेट नहीं करूंगा। I select a career that offers great opportunities and freedom to innovate and excel. जैसा कि मैंने बताया कि नौकरी में आप अपने बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो बॉस इज ऑलवेज राइट, या जो रूल बता रहे हैं, या जो आपके जॉब प्रोफाइल का आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। और अभी का जो युवा है, वो उस मार्ग पे चलना चाहता है जहाँ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ पे कि किसी सीमाओं में बंध के आप नहीं रह रहे हैं। तो select a career that offers great opportunities and freedom to innovate and action. Innovation, मेरे दिमाग में कोई नया आइडिया आया है, मैं उसको करना चाहूंगा, rather than waiting passively अपनी ग्रोथ के लिए। नहीं, मेरे दिमाग में आइडिया कि मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करूंगा तो मैं कुछ नया काम कर सकता हूँ। तो ये चीज अभी स्वभाव में आ रही है हमारे युवाओं के, जो कि एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा, एक संदेश है।
I actively pursue growth through own performance. एंटरप्रेन्योरशिप में आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। जितना वर्क स्मार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको, वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको उसका रिटर्न मिलेगा। नॉट लाइक गवर्नमेंट जॉब वेयर योर सैलरी इज फिक्स्ड, योर इंसेंटिव्स आर फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। whether you work hard or you work smart, but सैलरी सेम रहेगी, आपकी वो सारे बेनिफिट सेम रहेंगे, राइट। बट एंटरप्रेन्योरशिप में जो आज के युवाओं में जो दिमाग में बात आ रही है कि आई एक्टिवली परस्यू ग्रोथ थ्रू ओन परफॉर्मेंस, मैं ज्यादा परफॉर्म करूंगा, ज्यादा मैं रिटर्न चाहूंगा। अर्निंग सफिशिएंट टू जनरेट सरप्लस टू एंजॉय लाइफ। आजकल के युवाओं में एक बहुत अच्छा जोश है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट। तो अभी जो ये जिंदगी मिली है इसमें विल वर्क हार्ड, विल वर्क स्मार्ट और खूब पैसा कमाना है। देखिए पहले की डेट, पहले हम लोग बोलते थे कि जो पैसा जिसके पास है वो गलत है, वो करप्ट है, उसने किसी तरह से चोरी की होगी, बदमाशी करी होगी, क्योंकि हम पैसा नहीं कमा पाते थे, हम दूसरों को ब्लेम करते थे। पर आज की डेट में वो बात नहीं है। स्टार्ट ए बिजनेस, अर्न प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज नो मोर अ डर्टी वर्ड। प्रॉफिट इज नो मोर अ डर्टी वर्ड, क्योंकि प्रॉफिट जब तक आप नहीं कमाएंगे तब तक आप चैरिटी भी नहीं कर पाएंगे। वॉरेन बफेट है, दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे एक टाइम में। वो चैरिटी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो पैसा कमाते थे, वो प्रॉफिट अर्न करते थे, राइट। तो अभी जो युवाओं में एक है जोश कि हम खूब पैसा कमाएंगे और उसके बाद लाइफ भी खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, राइट। और एज ए रिजल्ट हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में 2014 से और आज तक 6 और 8 साल में भारत में 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस किए हैं जिनकी कि उनको हम बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ क्या उनको बोलते हैं, जो कि बहुत बड़े, मतलब बड़े एंटरप्रेन्योर की श्रेणी में हमने 100 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर हमने प्रोड्यूस किए हैं पिछले 8 सालों में। तो यूनिकॉर्न, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमने पिछले 8 सालों में बनाए हैं। तो ये हमारी एक सफलता है, मैं कहूँगा ये हमारी युवा पीढ़ी की नई सोच का परिणाम है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी नई सोच का परिणाम है कि हमने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न अपने देश में प्रोड्यूस किए पिछले कुछ सालों में। ये इसका रिजल्ट है, इस नई सोच का रिजल्ट है, जो हमारी अपेक्षाएं आकांक्षाएं जो चेंज हो रही है, चेंजिंग एस्पिरेशंस, उसका ये परिणाम है। क्यों एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारी सरकार जोर दे रही है? व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप? सबसे पहले टू इम्प्रूव बैकवर्डनेस। मैंने पहले कहा कि हमारा यदि सबसे सफल राज्यों में से की बात करें तो हमारे सबसे सफल राज्यों में हमारा गुजरात आता है। और उसकी सफलता का राज सरकारी हेल्प नहीं है, सरकारी मदद नहीं है, बल्कि सरकार ने वहां पर एक माहौल क्रिएट किया जो कि अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप को पल्लवित करने के लिए सक्षम है। पर जो उद्यमी लोग हैं वहां पर जॉब लेने वाले नहीं है, जॉब देने वाले ज्यादा है। तो टू इम्प्रूव बैकवर्डनेस एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। हम लोग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज को डिवाइड करते हैं अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं वो वैसी इकोनॉमीज होती हैं जहाँ के कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास संसाधन हैं, पर उन संसाधनों को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हम लोग पिछड़े रहे हैं, right? तो जब एंटरप्रेन्योरशिप एक लोकल लेवल पे आती है, घर घर में, हर हर क्षेत्र में जब एंटरप्रेन्योरशिप आएगी तो लोकल रिसोर्सेज, जो लोकल संसाधन है उनका उपयोग होता है। और जब लोकल संसाधनों का उपयोग होता है तो उस रीजन का भी विकास होता है। So to enable proper resource utilization, economic development of the region, लोकल रिसोर्सेज हमारे यूज कर पाते हैं, लोकल संसाधनों को यूज करते हैं और उससे फिर वो पूरा क्षेत्र विकसित होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। जब एंटरप्रेन्योरशिप होती है तो हमें दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज की डेट में क्या है कि जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है वो लोग दूर दूर के क्षेत्रों में जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, दूर दूर के क्षेत्रों में जॉब के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। और
उस इस माइग्रेशन की वजह से हमारे बहुत सारे गांव ऐसे हो गए कि बिल्कुल खाली हो गए हैं। उनको आजकल बोलते हैं घोस्ट विलेजेस, क्योंकि सब लोग नौकरी की तलाश में शहरों में चले गए हैं और विलेजेस बन गए घोस्ट विलेजेस, और वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। right? और जिन शहरों में लोग जाते हैं वहाँ भी कोई बहुत अच्छा परिदृश्य नहीं बनाते वो लोग। आपने देखा होगा कि बॉम्बे में धारावी स्लम जो है वो विश्व की सबसे बड़ी स्लम बनी है। और वो किस लिए बनी है वो सबसे बड़ी स्लम? क्योंकि सारे लोग बम्बई में जाते हैं बड़ी अपेक्षाओं के साथ कि हमें नौकरी मिलेगी, पर वहां पर किस परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं। आज की डेट में हर बड़े शहरों में स्लम्स बन गई हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, अहमदाबाद हो, हर जगह स्लम्स बन गए हैं, क्योंकि लोग अपने घरों से छोड़ छोड़ के। यदि हम उद्यमिता का विकास करें तो लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार ने, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई है जिसको हम बोलते हैं रूरबन, रूरल अर्बन स्कीम। मतलब आपके द्वार पर गांव में ही, गांव के आसपास ही एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस में हम लोग कुछ उद्योग विकसित करें। एक जिस जिस तरह की वहां पर संसाधन हैं उस संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यदि कुछ उद्यमिता वहां पर शुरू करें हम गांव में, तो लोगों को गांव से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट? तब हमारी जो परिकल्पना है स्मार्ट सिटीज बनाने की वो भी बन पाएगी, हमारी स्लम्स से हम छुटकारा पा पाएंगे। राइट? तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल जो लोग छोड़ के जाते हैं वो उनके उनके जो पोटेंशियल्स हैं उनके अपने क्षेत्र के लिए यूज हो पाएंगे। है इम्प्लीमेंटिंग इनोवेशन। इनोवेशन जब भी कोई नई चीज हम लोग बनाते हैं वो हमें, मैं यदि प्रबंधन की भाषा बोलूं, मैनेजमेंट की भाषा बोलूं, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। आपने कोई नई चीज बनाई है तो उसको पेटेंट भी करा सकते हैं, और जो पेटेंट रूल होते हैं उसमें कई साल तक आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो आपको जो भी कोई नया इनोवेटिव आइडिया भी आप लगाएंगे तो उससे काफी फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलता है। दूसरे लोग आपसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे कई सालों तक, क्योंकि एक तो पेटेंट से आप प्रोटेक्ट रहेगा आपका नया इनोवेशन, और दूसरा ये कि आप सबसे पहले आप फील्ड में हैं तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलता है। और दूसरा, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आवश्यक है उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। यदि कोई भी उद्यम लगाते हैं, आप उद्यम लगाते हैं तो आपको कुछ लोग तो काम, तो आप बेसिकली राष्ट्र निर्माण में मदद कर रहे हैं। आप लोगों को नौकरी दे रहे हैं, आप लोगों के लिए रास्ता खोल रहे हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी इनकम बढ़े। इरेडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जब हर क्षेत्र में उद्यमिता आ जाएगी, मैं अभी मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। गुजरात बहुत सक्षम रहा, महाराष्ट्र में भी उद्यमिता बहुत है। अभी जो इंदौर है वो बिल्कुल उसको बोलते हैं कि नया बॉम्बे, नए बॉम्बे, एकदम बॉम्बे के बराबर उसको देखते हैं, वहाँ उद्यमिता खूब है। और भी मध्य प्रदेश में अनेक दूसरे क्षेत्रों में भी उद्यमिता बढ़ रही है, और इसी से पूरा राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। हम जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो हम पहले बोलते थे कि जो बीमारू स्टेट, अब वो बीमारू स्टेट बहुत तगड़ी हो गई है, अब वो बीमारू स्टेट नहीं रही। धीरे धीरे उद्यमिता का विकास हो रहा है, तो इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो होती है वो कम होती जाती है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि गुजरात बहुत अच्छा है और मध्य प्रदेश पीछे रह गया या उत्तर प्रदेश पीछे रह गया। जैसे जैसे उद्यमिता होगी लगभग समान स्तर पे सारे राज्यों में पाते हैं, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप काफी आवश्यक है। अभी सवाल है कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस क्वालिटी के लोगों को हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर या वो अच्छे सफल उद्यमी बन सकते हैं? सबसे पहले नीड फॉर अचीवमेंट। एक सफल होने का, एक अचीवमेंट होने का एक मादा जो है वो हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स में होता है। वो एक, आप किसी को भी ले लें, उनमें एक जोश रहता है कि हमें ये करना है, इसमें हम सफल होंगे। वो एक मादा रहता है नीड फॉर अचीवमेंट। हम नई नई ऊंचाइयों को पाएंगे, ये एक जोश में रहता है। नीड फॉर पावर, हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। नीड फॉर पावर मतलब मैं अपने पर विश्वास करके अपने उद्यम को चलाएंगे, हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे, और रादर वी विल ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स। नीड फॉर पावर, हमारे पास कंट्रोल रहेगा उसका सब चीज। थर्ड, इनोवेटिव, नई सोच। नई सोच, मैं यहाँ पर एक बाबा सहगल का जिक्र करना चाहूंगा। बाबा सहगल
मुख्यतः अपने प्रोफेशन से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते थे। और आप बाबा सहगल को जानते हैं किस लिए? एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे या फिर रैप सिंगर के की वजह से? बाबा सहगल रैप सिंगर बेसिकली की तरह से प्रसिद्ध हुए, प्रचलित हुए। एक बार किसी ने उनको कहा कि रैप सिंगिंग तो आपने लाए हैं इधर, पर जैसा कि लोग बोलते हैं कि आपको क्लासिकल म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं है और क्लासिकल म्यूजिक के बिना संगीत में सफल होना बड़ा मुश्किल काम है और हो सकता है कि रैप आपका 1-2 साल बाद खत्म हो जाए। तो बाबा सहगल का जवाब था, मैं जानता हूँ कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक की बेस नहीं है मेरा और रैप हो सकता है खत्म हो जाए। उसके बाद मैं फिर नया कुछ सोचूंगा, हैप, गैप, सैप। नई नई सोच, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं तो वो कभी पुराने नहीं होते। Right? We always remain in business once we have very innovative approach. Right? तो ये क्वालिटी, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर और इनोवेटिव और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बंधनों में बंध के नहीं। यहाँ पे इनका बिल गेट्स का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, आई नेवर स्टडीड टू टॉप एंड टुडे मेनी टॉपर्स ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज आर माय एम्प्लॉइज। कोई भी एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर एक बंधन है, उसका जो एम्प्लॉयर है उसका उसका बंधन है, उसके लिए उसकी जवाबदेही है। बट आप यदि एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी जवाबदेही केवल अपने प्रति है। यू आर इंडिपेंडेंट, यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। तो दूसरा, प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो लेना होता है और एक कहावत है कि द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लिटर्ड विद फेलियर्स। एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में फेल हुए हैं, बट जिन्होंने रिस्क लिया सफलता भी उन्हीं को मिलती है। यहाँ पे मैं इनका जिक्र करना चाहूंगा, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। ये जो फाउंडर हैं गूगल के, आप सभी गूगल यूज करते हैं। ये दोनों लोग जब स्टैनफोर्ड में पीएचडी अपना प्रोग्राम कर रहे थे, रिसर्च प्रोग्राम में ये लोग एनरोल थे, इन्होंने देखा कि जब हम लिटरेचर सर्वे करते हैं तो लिटरेचर सर्वे करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कोई ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ की एक ही जगह सारा मिल जाए। लाइब्रेरी से एक लाइब्रेरी, फिर उधर से दूसरी लाइब्रेरी, अनेक लाइब्रेरी में उनको जाना पड़ा। तो उनको बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने एक नया आइडिया डेवलप किया कि क्यों नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएं, एक ऐसा पोर्टल बनाएं जिसमें कि सारी चीजें उपलब्ध हो। और इस तरह से गूगल की सोच बनी। पर उनके पास पैसा तो नहीं था, उसको उनके पास आइडिया था पर पैसा नहीं था। तो फिर ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं पर्किन, जॉन डोर, जॉन डोर जो है, उन्होंने उनको $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया उनके आइडिया पर। और आज गूगल एक पूरा ग्लोबल एंटिटी बन गया है, बहुत ही सफल। हम सब लोग उसको गूगल को यूज करते हैं। और उसके बाद एक और क्वालिटी है लीडरशिप। जैसा कि मैंने बताया था कि शिव खेरा जो उनका स्टेटमेंट था, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो उसको मैंने लीडर को एंटरप्रेन्योरशिप की जगह रखा। तो लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, दे आर इंटरचेंजेबल टर्म मैं कहूँगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नई सोच, साहस, इंडिपेंडेंस, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, ये सारी क्वालिटीज वही हैं जो कि हम एक लीडर में देखना चाहते हैं। तो लीडरशिप एक आवश्यकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को दे हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो किसी के पीछे नहीं चलते, वो आगे बढ़ के लीड करते हैं। तो ये क्वालिटी हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मानते हैं कि ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैं अजीम प्रेम जी के जो 10 गोल्डन रूल हैं, जो कि उन्होंने आई एम बैंगलोर के किसी शायद कॉन्वोकेशन में उन्होंने ये दिया था लेक्चर, तो उसमें से मैंने 10 प्रिंसिपल लिए हैं। नंबर 1, डेयर टू ड्रीम। एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे बहुत ही महान राष्ट्रपति रहे और उन्होंने जो किताब लिखी थी इग्नाइटेड माइंड, जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए, उस किताब की शुरुआत ही ऐसे होती है, ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम। स्वप्नदर्शी होना बहुत जरूरी है, हमें सपने देखना बहुत जरूरी है। और जब हम सपने देखते हैं तो हम प्रेरित होते हैं उसको, सपनों को साकार करने के लिए, एक्शन लाने के लिए। तो ड्रीम्स बेसिकली लीड टू एक्शंस, और जब एक्शंस होते हैं तो एक्शंस लीड टू सक्सेस। तो स्वप्न देखना बहुत आवश्यक है, ड्रीम देखना बहुत जरूरी है। तो डेयर टू ड्रीम। हम लोग कई बार, हमारे टाइम में बोला जाता था सपने मत देखो, पर आज की डेट में हम सबको बताते हैं कि सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सपने देखेंगे तभी सपने साकार होंगे।
तो नंबर 1 आप ये सपने देखना शुरू कीजिए कि आप एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं, एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आपके उद्यम से आपका रीजन, आपका क्षेत्र, आपका प्रदेश और आपका राष्ट्र, आपका देश उससे सफल हो सकता है। तो डेयर टू ड्रीम, दैट इज मस्ट एंड वी मस्ट नॉट हेजिटेट फ्रॉम ड्रीमिंग। और ड्रीम जब हम बात करते हैं तो वो सपनों में सोने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छा एक वक्तव्य दिया था कि सपने वो नहीं जो कि आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो जो कि आपको सोने नहीं देते। तो ऐसे सपने हमें देखने हैं जो कि हमें सोने ना दें और हमें इंस्पायर करते रहे नया काम करने के लिए, देश के लिए काम करने का। सेट क्लियर गोल्स। हमारे पास हमारे पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, हमारे पास क्लियर गोल्स होने चाहिए। ये कहते हैं कि इफ यू डू नॉट नो वेयर यू वांट टू गो, एनी रोड विल टेक यू। आपको पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो किसी भी रास्ते बढ़ लीजिए। आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो कोई सा भी रास्ता पकड़ लीजिए, इट्स द सेम। तो हमारे पास क्लियर गोल होने चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बड़ी अच्छी, आपने देखा होगा, ये जब भी कोई कार या मोटर बाइक गुजरती है तो डॉग्स गिव देम ए सॉलिड चीज। जो जो कुत्ते स्ट्रीट्स पे होते हैं वो उसके पीछे भागते हैं। कभी आपने सोचा कि वो कुत्ते उनके पीछे क्यों भागते हैं? गाड़ी चल रही है और उसके पीछे कुत्ते भागते हैं। क्या वो जो डॉग्स हैं, क्या वो गाड़ी चलाना चाहते हैं कि ये गाड़ी, मैं इस आदमी को डरा के भगाऊंगा और वो गाड़ी मैं चलाऊंगा, फिर मैं ड्राइव करूंगा? आपने कभी देखा नहीं होगा कि डॉग्स कार ड्राइव कर रहे हैं, मोटर बाइक ड्राइव कर रहे हैं। या आपने उनको कभी ये भी नहीं देखा होगा कि वो कार खा रहे हैं या मोटर बाइक खा रहे हैं, राइट? तो फिर वो पीछे दौड़ते क्यों हैं, राइट? तो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के वो कार के पीछे या मोटर बाइक के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम लोगों के पास बहुत अच्छा दिमाग है। तो व्हाई चेज useless dreams? Why chase useless goals? Why waste our energies in chasing useless goals? राइट? तो हमें क्लियर कट अपने डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। हम एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी बनना चाहते हैं तो किस तरह का उद्यमी हमारी क्या स्ट्रेंथ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो वी नीड टू सेट क्लियर गोल्स rather than following typical dogs example की giving chase to every car that passes by. सो सेकंड चीज जो जो अजीम प्रेम जी कहते हैं कि सेट क्लियर गोल्स, और उन गोल को अचीव करने के लिए प्लान करना पड़ेगा। थर्ड, नेवर लूज जेस्ट एंड क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग। लर्निंग अनएंडिंग प्रोसेस है। ये नहीं कि लर्निंग जब आप कॉलेज से बाहर निकल गए तो आपकी लर्निंग खत्म हो गई। लर्निंग आप किसी भी एज में कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीडी बिरला जी का एग्जाम्पल सबसे पहले रखा है। जीडी बिरला जी जब 90 के दशक में, अपने जब 90 के हो चुके थे, वो 90 साल के हो गए थे, तब उन्होंने फ्रेंच का ट्यूशन प्रारंभ किया। उन्होंने फ्रेंच भाषा सीखनी शुरू करी। तब किसी ने उनको बोला कि बिरला जी, इस एज में आप फ्रेंच सीख रहे हैं, क्या फायदा होगा आपको? आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए इस चीज में? बोलते हैं कोई भी चीज नई सीखने से नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फायदा हो रहा हो, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। पर जब मैं नेक्स्ट टाइम कभी फ्रांस में जाऊंगा या बिजनेस फ्रांस में शुरू करूंगा और मैं फ्रांसीसी भाषा में उनके साथ बात करूंगा, फ्रेंच में बात करूंगा, तो मेरा लगता है कि उससे कुछ अच्छा ज़्यादा संवाद स्थापित हो पाएगा, राइट? तो जी बी बिरला जी, ऐसे सुधीर भाटिया जो थे, सुधीर भाटिया आप जानते हैं हॉटमेल के फाउंडर थे, और उनका यही मानना था कि वो शुरू में, मतलब उन्होंने हॉटमेल के लिए काफ़ी काम किया, उसको एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और वो यही बोलते थे कि शाम को जब मैं घर आता हूँ तो मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठ के यही सोचता हूँ कि इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट न्यू फीचर्स आई कैन ऐड टू हॉटमेल, या इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोलते हैं कि आधा 1 घंटा मैं डेली बैठ के नए आइडियाज पे विचार करता था और नई चीज पढ़ता था, क्योंकि पढ़ने से नए नए आइडियाज आते हैं। मैं अभी जब आइडियाज पे बात करूंगा तब मैं बात करूंगा कि कितना पढ़ने से, ट्रेवल से, कई सारी चीजों से नए नए आइडियाज आते हैं। और एक हम लोग कहते हैं रीड टू लीड, ऑल दोज हु रीड दे लीड। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कभी सुनते होंगे
कितना उनका अध्ययन है, इसीलिए वो किसी भी विषय पे बोल लेते हैं। ऐसे ही जो बड़े-बड़े महान स्वामी विवेकानंद को आप देखेंगे, उनका इतना विस्तृत अध्ययन था, इसीलिए वो पूरी दुनिया को अचंभित कर पाए अपने ज्ञान से। आप जितने भी टॉप लीडर्स आप देखेंगे, सब खूब पढ़ते हैं। तो रीड टू लीड, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने में सक्सेसफुल होंगे। तो नेवर लूज़ ज़ेस्ट एंड क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग। हम लोग निरंतर पढ़ते रहें, सीखते रहें, ये ध्यान रखना है। मैं अपने छात्रों को अक्सर एक मंत्र देता हूँ, आवर बाय आवर, डे बाय डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैंने भी इसको उपयोग में लाया था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, मेरी डेस्क पे ये हमेशा लगा रहता था। आवर बाय आवर, डे बाय डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। वो बेटर कैसे बनेंगे? जब हम नई चीज़ समझेंगे, नई चीज़ सीखेंगे, तभी तो हम बेटर बनेंगे, नहीं तो हम सेम रहेंगे। जब हम दिन का अंत होता है शाम को, तो हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि आज मैं किस तरह से बेहतर हुआ पहले के मुकाबले, राइट? और वो नॉर्मली आंसर मिलते हैं कि जब आप नई चीज़ पढ़ेंगे, नई चीज़ सुनेंगे, नई चीज़ किसी से मिलेगी आपको, तब आप पहले से बेटर होंगे, राइट? तो नेवर लूज़ ज़ेस्ट एंड क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग। लर्निंग अनएंडिंग प्रोसेस है और ये चलते रहना चाहिए, अनवरत चलते रहना चाहिए। नंबर 4, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, बी अ वीवर बर्ड। वीवर बर्ड, बया जिसको बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं उसको, पर हिंदी में हम लोग बया बोलते हैं उसको, वीवर बर्ड। आपने यदि बया का घोंसला देखा होगा, छोटी सी चिड़िया है, बहुत छोटी सी चिड़िया है, पर जिस तरह से वो अपना घर बनाती है, अपना जो घोंसला बनाती है, एक एक्सीलेंस उसमें नजर आती है, परफेक्ट होता है। उसमें छोटी सी एक विंडो भी होती है, उसमें छोटा सा मेन एंट्रेंस भी होता है। बया के घोंसले कभी आप देखेंगे तो लगेगा कि आप ये क्वालिटी क्या चीज होती है, right? तो जो भी काम हम करें, वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है। रोल्स रॉयस का मैं उदाहरण अक्सर देता हूँ। रोल्स रॉयस कार जो है, आपको बहुत कम दिखने को मिलेंगी, बहुत कम दिखने को मिलेंगी, बहुत महंगी कार है। हालांकि वो जो फैंटम कार है, जो उसका मॉडल, उसका 4 करोड़ की कीमत है अभी, 4 करोड़ की कार है। हालांकि 4 करोड़ की कार खरीदने वाले बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको आज की स्थिति में, पर वो अपना लिमिटेड सप्लाई देते हैं। जो रोल्स रॉयस है, उसको हम हैंड क्राफ्टेड कार बोलते हैं। वो सब चीजें आपके हिसाब से बनाते हैं। आप चाहेंगे कि उसमें लेदर कहाँ से आना चाहिए, किस क्वालिटी का लेदर हो, किस कहाँ की लकड़ी होनी चाहिए, कहाँ, तो आपके हिसाब से वो बनाते हैं। इट इज बेसिकली नोन एज हैंड क्राफ्टेड कार। और एक कार को बनाने में करीब वो 3 महीना लगाते हैं। नॉर्मली कार जो है, आप किसी भी असेंबली लाइन में जाएंगे, मारुति में जाएंगे, हुंडई में जाएंगे, तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर कार बन जाती है। बट इनका जो मिनिमम टाइम है, मुझे लगता है 3 महीने से कम तो नहीं है, राइट? आपसे ऑर्डर लेंगे, वो पहले अकॉर्डिंगली वो रिसोर्स, वो सारे संसाधन जमा करते हैं और धीरे धीरे वो कार बनाते हैं, एंड इट्स परफेक्ट, राइट? रोल्स रॉयस इज नोन फॉर इट्स वेरी गुड क्वालिटी, इसलिए उसकी आज तक डिमांड है, कभी उसकी डिमांड कम नहीं हुई। और दूसरा, आप चाइनीज गुड्स देखेंगे, चीनी सामान आप जब खरीदते हैं, चाइनीज गुड्स आप खरीदते हैं, तो आपको पता नहीं कि अगले क्षण वो बचेगा या नहीं बचेगा। आपने ले तो लिया, चमक धमक तो बहुत है उसमें, पर जो क्वालिटी दिखेगी आपको, वो क्या है पता नहीं। और इसलिए सब, जो हम लोग हिंदी में कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वो ज्यादा आजकल लोग वही पसंद करते हैं कि चलिए ठीक है, एक बार हम पैसा देंगे, पर कम से कम रोज रोज खिचखिच ना हो, रोज रोज परेशानी ना हो। तो इसलिए स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। आप जब एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, तो ये देखिए कि आपकी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। टेक लेसन्स फ्रॉम वीवर वर्ल्ड, टेक लेसन्स फ्रॉम रोल्स रॉयस, राइट? ऐसी मर्सिडीज कार है, उनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये और दूसरा, अजीम प्रेम जी ने एक बात और कही थी कि बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कभी ये ना सोचे कि अमेरिका वाले ही अच्छी चीज बना सकते हैं, या चीन वाले ही बहुत सारे सामान बना सकते हैं नए नए आइडियाज के साथ, या जापान ही अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, हम भारतीय भी कर सकते हैं। हमने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा सामान प्रोड्यूस किया। हमने पूरा सिल्क
और इतना अच्छी अच्छी चीजें हमारे यहाँ से देश से बात करते थे। मैंने पूरे विश्व स्तरीय हमारे मसाले पूरी दुनिया में जाते थे। लोग कोलंबस और वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकले थे, क्योंकि इतनी हमारी डिमांड थी। तो ये ध्यान रखिए कि हम बहुत महान एक सिविलाइजेशन है। हमें किसी के आगे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। और आज हम लोग जो मिल्क प्रोडक्शन का जो अमेरिका की एक तरह से मोनोपोली थी, हमने उस मोनोपोली को तोड़ा आनंद वाले ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से। क्योंकि हम सब लोगों ने उद्यमिता शुरू करी, हम सब लोगों ने मिल्क प्रोडक्शन शुरू किया आज, और भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। ऐसी बहुत सारी चीजों में भारत नंबर 1 है दुनिया में। और भी कई चीजों में हम बन सकते हैं, पर हमें ये आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि हम में वो क्वालिटी है। कभी भी इंफीरियर आप कभी मत समझिए। मैं एक स्वामी विवेकानंद का आपको उदाहरण दूंगा यहाँ पर। स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास के डब्बे में। तो उन्हीं के डब्बे में एक अंग्रेज भी सफर कर रहे थे। तो अंग्रेज को ये गुजारा नहीं हुआ कि गवारा नहीं हुआ कि एक भारतीय उनके डब्बे में बैठ के जा रहा है। भले उनके पास टिकट, वैलिड टिकट था स्वामी जी के पास। तो उसने उनको हिंदी में बोला, भाई तुम दूसरे डब्बे में जाओ। तो स्वामी जी ने पलट के जवाब दिया, बोलता आप तमीज से बात कीजिए। आप कोई भी कोई मुझसे बात कहनी है तो पहले आप करके बात करो कि आप दूसरे डब्बे में जाइए। तो अभी वो अंग्रेज थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ, फिर उसने अंग्रेजी में बात की। बोलता हे मैन, आई डोंट नो योर लैंग्वेज। तो स्वामी जी ने इस बार अंग्रेजी में उत्तर दिया, बोलते जेंटलमैन, इट्स नॉट दैट यू डोंट नो माय लैंग्वेज, यू डोंट नो योर लैंग्वेज एज वेल, अदरवाइज यू वुड हैव एड्रेस्ड मी एज जेंटलमैन नॉट मैन। राइट। तो अंग्रेज को अंग्रेजी सिखाने का हिम्मत वो होनी चाहिए। राइट। मैं गुजरात में राजकोट में एक राजीव भाई पटेल जी से मिला। एक छोटी सी एमएसएमई का हिस्सा था पटेल ब्रास। 2001 या 2002 की बात है। तो वो कहते थे कि जब मैं गया उनसे मिला, लोगों से मिला, उनके यहाँ काम करने वालों से मिला, तो सब में ये बड़ा एक गौरव के साथ वो कहते थे कि हम भारत में वी आर द लीडर्स इन आवर सेगमेंट। तो काम तो अच्छा कर रहे थे, साफ सफाई थी, सब काम अच्छा था, प्रोडक्ट भी अच्छी थी। पर वो मुझे थोड़ा सा लगा नहीं कि इतनी छोटी फैक्ट्री पूरी इंडिया की लीडरशिप पे। मैंने उनके जो राजीव भाई पटेल जो उनके ओनर थे उनसे बात करी। बोलता है हाँ, हम लोग अभी इंडिया में नंबर 1 है और आने वाले 5 साल में हम विश्व में नंबर 1 बनेंगे। तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मुझे लगा कि ये खाली कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे पहले तो ये बताइए कि आप इंडिया में नंबर 1 कैसे हैं और विश्व में नंबर 1 बनने का आपका क्या रोड मैप है। तो उन्होंने बताया कि बोलता है हम जो है एक मिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम ऐसे बॉल बेरिंग्स बना रहे हैं जो कि भारतीय रेल में लगते हैं। हम 33 प्रकार के बॉल बेरिंग बना रहे हैं और केवल इंडिया में हम ही बनाते हैं वो 33 प्रकार के बॉल बेरिंग। और खरीदने वाला कौन है? भारतीय रेल। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं बोलूं तो भारतीय रेल यहाँ पर है मोनोपोलिस्ट, जो कि सिंगल बायर, एंड ये जो है ये मोनोपोलिस्ट, सिंगल सेलर। तो ऑब्वियसली सिंगल सेलर सिंगल बायर, तो ऑब्वियसली इंडिया की लीडर तो हो ही गए। तो मैंने कहा ये बात तो मेरे समझ में आ गई कि आप भारत में सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं इस सेगमेंट में। पर विश्व में बोलते भारतीय रेल नाइजीरिया जा रही है, भारतीय रेल ईरान जा रही है, भारतीय रेल पूरा अफ्रीका में एक्सपेंड कर रही है। तो अलोंग विद इंडियन रेलवे वी आर आल्सो एक्सपेंडिंग। तो नेक्स्ट 5 साल में हम पूरे विश्व में सबसे बड़े प्रोड्यूसर होंगे अपने सेगमेंट। और मैं उसको फॉलो करता रहा और ये जो इनका उद्यम, राजीव भाई पटेल का उद्यम, विश्व में नंबर 1 बना आने वाले 5-6 साल में। तो ये आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कैन नॉट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। यदि हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या हम सोचते हैं कि हम कर पाएंगे, दोनों केस में हम सही हैं। क्योंकि हमारी सोच ही हमें बनाती है। विक्ट्री और डिफीट इज इन आवर माइंड। इफ यू थिंक दैट वी कैन नॉट डू इट, आई एम श्योर वी कैन नेवर डू दैट। बट इफ यू थिंक वी कैन डू दैट, वी लैंड अप डूइंग दैट। तो ये ध्यान रखिए कि बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कभी गंवाना नहीं है।
यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होना है तो थोड़ी बहुत फेलियर आएंगी, बट वो फेलियर कभी हमें रास्ता रोक नहीं पाएंगे। दूसरा, लर्न टू वर्क इन टीम। एंटरप्रेन्योरशिप एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक सफल उद्यमी को एक टीम बनानी पड़ती है, एक टीम बनानी पड़ती है। अभी अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय में, ये थोड़ी कि कोई प्रधानमंत्री अकेले काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम बना रखी है, उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को पिक कर रखा है जो कि दिन रात उनके लिए काम कर रहे हैं। तो टीम हमेशा किसी भी चीज में सफल होने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है, और वैसे ही किसी उद्यम को बढ़ाने में एक टीम की आवश्यकता होती है। और ये टीम जो है, मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे पुराने कथाओं में इसका जिक्र आता है। इस पार्टी इन हेवन, स्वर्ग में एक पार्टी हुई, तो देवताओं ने कहा कि हम सॉरी, इंद्र ने, भगवान इंद्र के यहाँ पार्टी थी, तो उन्होंने देवताओं को भी बुलाया और राक्षसों को भी बुलाया उस पार्टी में। तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग निमंत्रित हैं, साथ बैठ के हम लोग भोजन करेंगे। तो जब वहां गए तो उन्होंने सबका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी, तो सब लोग खाने के लिए बहुत आतुर थे। उन्होंने कहा खाना तो सब तैयार है, बट उससे पहले एक शर्त है। वो ये शर्त ये है कि हर एक के हाथ में उन्होंने वो बांध दिया, जैसे चम्मच, कोई बड़ी चम्मच बांध दी, आप हाथ को मोड़ नहीं पाएंगे, ये उन्होंने शर्त रखी। खाना बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की, पर उन्होंने शर्त रखी कि आपका जो हाथ बांध दिया जाएगा, इसके हाथ में एक चम्मच बांध दी जाएगी, उसको आप हाथ मोड़ नहीं पाएंगे। तो बड़ा अजीब शर्त थी ये। तो कुछ लोगों ने सोचा ऐसे यदि हम हाथ मोड़ नहीं पाएंगे तो खाएंगे कैसे। तो जो राक्षस लोग थे वो उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, वो तो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये तो आपने हमारी बेइज्जती कर दी, आपने बुलाया और इससे की कंडीशन है तो हम खाएंगे कैसे। उन्होंने दे स्टेज्ड वॉकड आउट, दे स्टेज्ड अ वॉकआउट, वो वहां से चले गए गाली गलौज करके। तो वही देवता लोग जो कि ज्यादा संयमी थे, थोड़ा दिमाग उन्होंने यूज किया अपना, दे हेल्प ईच अदर, दे फेड ईच अदर। अपने अपना हाथ नहीं मोड़ सकते थे, खुद नहीं खा सकते थे, तो उन्होंने खाना उठाया, दूसरे के मुंह में दिया, दूसरे ने उनको खिलाया, और सबने एकदम बिल्कुल, दे हैड अ sumptuous dinner at लॉर्ड इंद्राज प्लेस। भगवान इंद्र के यहाँ उन्होंने खूब अच्छी तरह से खाना खाया, जबकि जो राक्षस लोग थे वो गाली गलौज करके नाराज होकर वहां से वॉकआउट कर गए। तो ये है कि हमें अच्छी टीम होनी चाहिए, और टीम एक दूसरे की मदद कर सकती है। जो काम मैं नहीं कर सकता वो दूसरा मेरे लिए करेगा, जो काम दूसरा नहीं कर सकता और मैं कर सकता हूँ तो मैं वो काम उनके लिए करूंगा। तो एक अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप की सफलता के लिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हमें जब एक अच्छा उद्यमी बनना है, तो जैसा मैंने कहा कि हमें पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, और अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। बहुत आवश्यक है कि हम जो है अपना माइंड का, अपनी बॉडी का एक अच्छा ख्याल रखें, ठीक? एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ताकि हमारा माइंड तेज रहे, हमारी बॉडी ठीक रहे, और हम अच्छी-अच्छी नई-नई आइडियाज़ को सोच सकें, राइट? तो बेसिकली टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अनिल अंबानी बहुत धावक है, बड़ी रेस दौड़ते हैं, वो मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं। मार्क जकरबर्ग जो है, उन्होंने अपने अपने जहाँ जो फैसिलिटी है, उनका जो ऑफिस है, वहीं पर उन्होंने एक स्केटिंग स्पेस बना रखा है। वो थोड़ी देर काम करते हैं, फिर उन्होंने स्केट्स पहनेंगे और रोलर स्केट्स पहन के, और फिर थोड़ा सा स्केटिंग स्केटिंग करके अपने को रिजुवेनेट करते हैं, वापस अपने ऑफिस में आ जाते हैं। और वो इस तरह का कल्चर बाकी लोगों में भी प्रमोट करते हैं। तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नहीं तो क्या होता है कि हमारे बहुत सारे लोग, हमारे देवानंद मेहता थे जो कि एसोचैम के, मतलब ही वाज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ आवर आईटी इंडस्ट्री, ही डाइड एट द एज ऑफ 38, राइट? अभी भी आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जो कि सफल अभिनेता लोग हैं, बहुत जल्दी चले जा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को, अपने फिजिकल स्वास्थ्य को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपने फिजिकल स्वास्थ्य को, अपने मेंटल हेल्थ को तैयार, अच्छे ढंग से वो नर्चर करें हम। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के लिए हमें ये भी आवश्यक है। फिर है परसिवरेंस।
परसिवरेंस मतलब कि बहुत फेलियर आते हैं पर हमें आगे बढ़ते रहना है, अनवरत आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जो कि एक सच्ची कहानी है अमेरिका की। मिराकल, एक बच्ची थी, एक छोटा परिवार था जिसमें कि 2 बच्चे थे और पति पत्नी थे। बच्चा जॉन और जो बेटी थी, बिटिया थी, वो उसका नाम था मैरी। तो अभी मैरी छोटी थी और जॉन अभी आजकल उसके साथ स्कूल भी नहीं जाता था। जॉन बिस्तर पे पड़ा रहता था। जॉन की तबीयत खराब थी। तो एक बार उसने अपने माँ पिता को बात करते हुए सुना कि जॉन को ठीक करने के लिए तो अब मिराकिल ही की आवश्यकता है। ओनली मिराकिल कैन सेव जॉन। और हम लोगों के पास जितना भी पैसा था वो सब खत्म हो चुका है। वी डू नॉट इवन हैव मनी। ओनली मिराकिल कैन सेव जॉन। तो जो मैरी थी, छोटी लड़की थी, उसने ये चीज देखा कि ओह, मेरा भाई आजकल बिस्तर पे पड़ा रहता है, इसका मतलब उसकी तबीयत खराब है, बहुत सीरियस है और उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए मिराकिल की आवश्यकता है। और मिराकिल को लेने के लिए पैसे की आवश्यकता है क्योंकि माँ पिताजी बात कर रहे हैं कि हमारे पास वी डू नॉट हैव मनी। तो शी चेक्ड अप हर पिगी बैंक। एक गुल्लक उसके पास थी जिसमें कि वो रोज पैसा डालती थी। उसने वो गुल्लक फोड़ी और उसमें से उसको $7.90 मिले। ओके। वो $7.90 को लेके बाजार गई और फार्मासिस्ट के पास गई। ये बोलता है अंकल मुझे मिराकिल चाहिए। तो फार्मासिस्ट ने थोड़ा उसको लाइटली लिया। बिजी था तो उसने कहा नहीं, मिराकिल नहीं है यहाँ पर। तो वो दूसरे के पास गई, दूसरे फार्मासिस्ट के पास गई। ऐसा चलता रहा। 2-3 फार्मासिस्ट ने उसको मना किया, किसी ने उसकी मजाक उड़ाई कि देखो उसको मिराकिल चाहिए। तो फाइनली एक दुकान पे यहाँ पहुंची तो उसने कहा कि देखिए, आई वॉन्ट मिराकिल एंड आई हैव मनी, आई एम गोइंग टू पे फॉर दैट। मैं कोई फ्री में नहीं मांगूंगी आपसे मिराकिल। तो दुकान में एक आदमी खड़े थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम मिराकिल खरीदने आई हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है? तो उसने कहा मेरे पास $7.90 है। तो वो जो सज्जन साथ में खड़े थे, ओह तुम्हारे पास $7.90 है, इतने में ही तो मिराकिल आता है, आई विल गिव यू मिराकिल। तो फिर उसने उनसे पूछा कि क्यों चाहिए मिराकिल? उसने कहा मेरा भाई बीमार है इसलिए मुझे मिराकिल चाहिए। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ और मैं वहीं डिलीवर करूंगा मिराकिल। वो लड़की उसको अपने घर लेके गई। तो वो थे डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, द फेमस न्यूरोलॉजिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने उस बच्चे को लेके, जॉन को लेके अपने क्लिनिक में गए। वहां उन्होंने देखा कि वो ही सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस न्यूरो डिजीज और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। जॉन ठीक हुआ। ठीक। तब उन्होंने, डॉक्टर आर्मस्ट्रांग ने उस बच्ची से कहा, नाउ यू गिव मी $7.90। ऑलराइट, आई हैव डिलीवर्ड यू मिरेकल, नाउ यू गिव मी $7.90। ऑलराइट। तो उसका परसिवरेंस था। और डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को $7.90 का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। ही इज ए वेरी रिच पर्सन। बट उन्होंने कि बच्ची की सेल्फ एस्टीम ना गिरे, इसलिए उन्होंने उसे $7.90 भी लिए। राइट। तो ये होता है जब परसिवरेंस, हम कई बार फेलियर होती है, कई बार हम लो फील करते हैं, बट इफ यू डू नॉट गिव अप, इफ यू परसिवर, परसिवरेंस रियली ब्रेक्स परसिवरेंस। तो एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता जो है, कई बार हम अपने मार्ग से अ, हिल जाते हैं। हमें कई बार डर लगता है कि अब हम नहीं सफल हो पाएंगे, बट यहीं पर परसिवरेंस मैटर्स एंड इसलिए परसिवर करना बहुत आवश्यक है। और हैव ए ब्रॉड सोसाइटल विजन, मैंने वॉरेन बफेट के बारे में जिक्र किया था। समाज के लिए भी हमारा दायित्व है। यदि हम ये सोचें कि
वी विल मेक ऑल द प्रॉफिट्स और बाकी लोगों को हम कंगाल कर देंगे, तो हमारा भी व्यवसाय सफल नहीं हो सकता, राइट? तो एनीथिंग वी डू शुड लीड टू विन विन सिचुएशन, राइट? हैव अ ब्रॉड सोशल विजन। वॉरेन बफेट जो कि सेकंड रिचेस्ट पर्सन दुनिया के होते थे, अभी वो 5वें 6ठे नंबर पे आ गए, क्योंकि वो इतना डूब गए हैं इस चैरिटी के बिजनेस में, इतना उनको अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है इस चैरिटी के बिजनेस में कि उन्होंने ऑलमोस्ट अपने 50% अपने प्रॉफिट्स को वो चैरिटी में दे रहे हैं, और भी शायद ज्यादा। तो उसका एक अलग आनंद है। वो अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैस्लो की एक थ्योरी थी मोटिवेशन की, तो उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, यू नो, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स, और अल्टीमेटली जो हाईएस्ट ऑर्डर की नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अभी वॉरेन बफेट सारी नीड्स पूरी हो चुकी है, उनकी एस्टीम नीड भी पूरी होगी, उन्होंने खूब पैसा भी कमा लिया, सेकंड रिचेस्ट पर्सन, बट नाउ ही इज गाइडेड बाय नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सोसाइटी के लिए काम करें। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने अपने स्तर पे, आप छोटे एंटरप्रेन्योर बने, छोटे स्तर पे दीजिए, समाज का ख्याल रखिए। बड़े एंटरप्रेन्योर बने, आप हमारे टाटा को देखिए, कितना बड़ा वो काम करते हैं समाज के लिए। अजीम प्रेम जी को देखिए, उन्होंने 200 से ज्यादा स्कूलों को अडॉप्ट किया है, और जो ऐसे स्कूल थे जो कि बहुत बुरे हाल में थे, उनको उन्होंने एक टॉप क्लास लेवल पर आया। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में सोशल विजन होना बहुत आवश्यक है। सब बढ़ेंगे तो हमारी ग्रोथ भी ऑटोमेटिक होगी। और 10वां पॉइंट जो है, अजीम प्रेम जी बोलते हैं, नेवर लेट सक्सेस गो टू योर हेड। कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं कि रावण जो थे वो बहुत ही विद्वान थे। रावण के बराबर विद्वान बहुत कम होते हैं, उनके बराबर उनकी विद्वता, उनकी जो विद्वता थी वो अतुलनीय थी। पर फिर भी जब घमंड आया, या उन्होंने वो, दूसरी बात है, हम लोग उसको घमंड की तरह से देखते हैं, कुछ लोग उसको दूसरी तरह से भी देखते हैं, क्योंकि वो अपना भगवान राम के उससे स्वर्ग की तरफ जाना चाहते थे। पर यदि हम आम आदमी की तरह से देखें तो हम यही कहते हैं कि वो में घमंड हो गया था, इसलिए उनका पतन हुआ। तो कभी भी घमंड नहीं होना है। एंटरप्रेन्योर्स आप कितना भी सक्सेसफुल हो, घमंड नहीं आना चाहिए। कभी भी हमारे सक्सेस हमारे सर पे चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए। ये 10 पॉइंट अजीम प्रेम जी हमें बताते हैं एक सफल उद्यमी बनने के लिए। एक आइडिया जो है होना बहुत आवश्यक है। मेरा समय लगता है मैं ज्यादा ले लिया। विकास जी, आप मुझे निर्देशित करें। बहुत अच्छा सर, बहुत ही मोटिवेशनल है सर, ये एक एक स्टेप्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा है सर। प्लीज कंटिन्यू सर। ठीक, तो मैं फिर 10 मिनट बात करता हूँ। तो किसी भी उद्यम को सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पावर ऑफ आइडियाज आइडियाज अच्छे हमें जनरेट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड आइडियाज। एक नए आइडियाज मिलाने पड़ेंगे। जनरेटिंग आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम आइडिया कैसे जनरेट करेंगे? तो आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद डिटरमिनिंग ट्रेंड्स, हम जो हमारे ट्रेंड है, समाज में जो ट्रेंड है उनको हमें जानना पड़ेगा। और हमारी डेमोग्राफी क्या है? मान लीजिए हम किसी हम बच्चों के सेगमेंट में हम कोई चीज करना चाहते हैं, हम उद्यम शुरू करना चाहते हैं कि बच्चों के लिए हम कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या आप जापान में जाके बनाएंगे उसको? जापान जो है बुजुर्ग लोगों का देश है। वहाँ यदि हम कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस चाहते हैं कि जब बड़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए तो जापान सही जगह है, चाइना सही जगह है। पर यदि बच्चों के लिए हम कोई कार्यक्रम, कोई बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इंडिया की डेमोग्राफी उसको सूट करती है, राइट? हम हाई एंड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि हमें यूरोप और जब अमेरिका हमारा टारगेट मार्केट हो। और मास मार्केटिंग की बात करेंगे, हम कोई ऐसी फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं जो कि मास मार्केटिंग, तो उसके लिए जो डेवलपिंग नेशन है, भारत है और दूसरे इस तरह की कंट्री, उन पर हम विचार करेंगे। कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत आवश्यक हैं। जो डिज्नीलैंड था, डिज्नीलैंड के जो बारे में, प्रमोटर के बारे में बोलते थे कि उनका मतलब ही हैड ए काइंड ऑफ मैजिक टच। जिस चीज को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती थी, उस तरह का उनका सफलता का रेट था डिज्नीलैंड का। और जब उन्होंने यूरोप में, फ्रांस में जब उन्होंने डिज्नीलैंड किया, डिज्नी पेरिस, तो उनका वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि फ्रांस जो है अपनी संस्कृति पे बहुत उनको गर्व है।
और जो ये डिज्नीलैंड था उन्होंने टिपिकल अमेरिकन मॉडल ले लिया था, जो अमेरिका में चीजें थी वही चीज उन्होंने पेरिस में भी स्टार्ट किया, तो बिल्कुल नहीं चला, उनको फ्लॉप हो गया। तो फिर फाइनली उनको फिर पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, और जो फ्रांस का जो रिच संस्कृति है उस पे आधारित नई कंसेप्ट से उन्होंने डिज्नीलैंड वहां पर बनाया, राइट। तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, कल्चरल एस्पेक्ट देखनी पड़ती है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखनी पड़ती है, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखनी पड़ती है। इनसे हमें नए आइडियाज मिलते हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय दीज ट्रेंड्स। तो इन ट्रेंड से निकल के जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको हम अपने बिजनेस आइडियाज में कन्वर्ट करते हैं। कंसीडर आइडियाज टू बिकम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आइडिया तो हैं, पर वो फिजिबल हैं कि नहीं है, क्या वो प्रॉफिटेबल आइडियाज हैं कि नहीं है, क्या वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इवेल्युएट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हम बहुत सारी चीजें हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम केवल एक आइडिया डेवलप नहीं करते, हम बहुत सारे आइडियाज डेवलप करते हैं। फिर उनकी हम देखते हैं कि उन आइडियाज में क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या उनकी सीमाएं हैं, किस तरह की कंस्ट्रेंट है। हम स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, वी गो फॉर स्वॉट एनालिसिस ऑफ आवर आइडियाज, ठीक। और उसके बाद हम आइडियाज को सिलेक्ट करते हैं और हम उसको एक आइडिया फाइल बनाते हैं। हम अभी अभी भी एक आइडिया पे फ्रीज नहीं करते, हम वो सारी आइडिया फाइल मेंटेन करते हैं। एक आइडिया आइडिया फाइल क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम एक आइडिया हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया, हमारा बिजनेस एक स्तर पर पहुंच गया, उसके बाद हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो हम दूसरा आइडिया अपने आइडिया फाइल से लेंगे, राइट। क्योंकि कहावत है, हम बिजनेस मैनेजमेंट में बोलते हैं, ऑल दोज हु डोंट ग्रो दे गो आउट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ग्रो कब करेंगे, जबकि हम नए नए डायमेंशंस, नए नए आयाम अपने व्यवसाय में जोड़ेंगे। तो इसलिए आइडिया फाइल होना बहुत आवश्यक है। और गार्ड योर बिजनेस आइडियाज, ये बहुत आवश्यक है कि जो आपके आइडियाज हैं उनको सीक्रेट रखें, नहीं तो कोई दूसरा आइडिया चुरा लेगा। आज की डेट में भी जो कोका कोला है, इतने साल हो गए कोका कोला को, पर उनका सीक्रेट आज तक भी किसी को दूसरे को पता नहीं है। अपने आइडियाज को आपको बहुत ही गार्ड रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके आइडिया को लेके आपसे पहले कोई दूसरा मार्केट में आ सकता है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है कि हमें एक अच्छे आइडियाज बनाने हैं, डेवलप करने हैं। आइडिया डेवलप करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों से हम आइडिया ले सकते हैं। और उन आइडियाज को हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं और फिजिबिलिटी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक पूरी आइडिया फाइल हम बनाते हैं, और इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आइडियाज को प्रोटेक्ट करें। सोर्सेज ऑफ आइडिया, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हमें अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको देखना है, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र को देखना है, चेंजिंग नीड्स ऑफ पीपल इन लोकेलिटी, लोग किस तरह से बदल रहे हैं, क्या चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, उसके हिसाब से हम अपने को अपने नए आइडियाज बनाए। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सोसाइटी, अर्बनाइजेशन हो रहा है, नए नए प्रेफरेंसेस आ रहे हैं लोगों के, ठीक। ट्रेवलिंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं, रीडिंग हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो नए आइडियाज हम इन सोर्सेज को लेके बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन आवश्यक है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तीन तरह से हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। नंबर वन, फॉर्म वैल्यू। मैं आपको अरुणाचल लिए चलता हूँ, उत्तर पूर्व का एक छोटा सा एक गांव है, जीरो, उसको हम बोलते हैं जीरो, ये अरुणाचल प्रदेश में है जीरो। यहाँ पर कीवी बहुत होती है। जब यहाँ कीवी होती है तो सीजन में कीवी इतनी ज्यादा होती थी कि वो बिल्कुल फेंकनी पड़ती थी उनको, जितना बिक गया, नहीं तो वो पूरी फेंकना पड़ता था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कीवी को अभी ड्राई कीवी पैकेजिंग शुरू करी है, और कीवी की वाइन बनाना शुरू किया उन्होंने। और आज मेरी एक पुरानी छात्रा थी, तागे रीता, वो आज पूरी दुनिया में छाई हुई है कि जीरो की कीवी, ऑर्गेनिक कीवी से वाइन बना रहे हैं, ऑर्गेनिक वाइन। उसको नारा आबा बोलते हैं, नारा आबा ब्रांड से वो बेचती है। उसको अमेरिका में बुलाया, नीति आयोग का अवार्ड मिला, उत्तर पूर्व का बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला, क्योंकि उसने जो था, कीवी लोग उगाते थे, उनकी कीवी बिकती नहीं थी तो पूरी सड़ गल जाती थी और पूरी गंदगी वहां शहर में और होती थी। तो वो सारी कीवी को जमा करके उसने वाइन बनाना शुरू किया। कीवी को ड्राई कीवी बनाकर पैकेजिंग करके मार्केट करना शुरू किया। और पूरी, बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ समथिंग वी कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू, ठीक। जो कि कीवी जो पुरानी होती थी, वर्थलेस हो जाती थी,
उसमें उसने इतनी बड़ी वैल्यू ऐड करी। दूसरा प्लेस वैल्यू, नागा सॉल हमारे उत्तर पूर्व कभी आप आएंगे तो आप देखेंगे आप कि बहुत ही कलरफुल यहाँ का जीवन है, बहुत ही कलरफुल जीवन है। यहाँ के हर ट्राइब का एक अलग किस्म का सॉल है, हर ट्राइब का एक अलग गाले गालुक होते हैं इनके, तो बड़े अलग अलग ड्रेस होते हैं। पर यदि आप नागा सॉल नागालैंड में खरीदेंगे, नागालैंड में बेचेंगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा आपको कीमत नहीं मिलेगी। आपको मैक्सिमम 300 रुपये मिलेगा, 400 रुपये। यदि यही शॉल को आप दिल्ली में बेचेंगे तो हो सकता है कि आपको 300 रुपये के शॉल के 3000 रुपये भी मिल जाए, और उसी शॉल को यदि हम एक्सपोर्ट करके अमेरिका भेजें तो शायद और ज़्यादा कीमत मिल सकती है। तो प्लेस वैल्यू, बाई चेंजिंग द प्लेस ऑल्सो वी कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। एंड तीसरा है टाइम वैल्यू, क्योंकि सीजन में हम देखते हैं जब किसी भी चीज़ का जब सीजन होता है तो उस टाइम में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मैं कीवी की बात ही कर रहा था, तो जब कीवी का सीजन होता है तो सप्लाई इज ह्यूज एंड समटाइम्स सप्लाई एक्सीड्स इट्स डिमांड। तो जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो प्राइस नीचे गिर जाता है, राइट। तो पर यदि हम उसी चीज़ को, जैसे तागे रीता जो हमारी छात्रा थी, उसने इसको ड्राई करके रखा, अब उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ गई, तो वो साल भर की भी बिक सकती है, राइट। ड्राइड फॉर्म में आप बाजार से लाइए ड्राई कीवी, उसको यू सोक इट इन वाटर एंड उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से खा सकते हैं। तो टाइम वैल्यू यदि आप उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं या उसको पूरे साल भर रख सकते हैं राउंड द क्लॉक, तो टाइम वैल्यू एक बहुत अच्छा एडिशन, इससे भी हम किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा सकते हैं। ओके, मैं क्विकली कुछ चीज़ें आपको शेयर करूंगा कि पिक्चर few simple ideas that added value to the product। राजकोट में मैं जब 2002 में गया था तो वहां मैंने देखा कि जो घड़े होते हैं, घड़ों में उन्होंने एक छोटा सा नल फिट कर दिया है, टैप फिट कर दिया है। अदरवाइज क्या होता है कि घड़ों से पानी निकालना, पानी को, घड़े को टेढ़ा करेंगे, उसमें ग्लास रखेंगे, पानी नीचे फ्लोर पे भी गिरेगा, किसी के चोट भी लग सकती है, फिसल सकता है, तो बड़ा इनकन्वीनियंट था। उन्होंने एक सीधे एक टैप लगा दिया, जस्ट वो थोड़ा सा घुमाए और पानी अपना पी सकते हैं। ऐसी एक मैंने दिल्ली में एक मॉल में देखा, बहुत साल पहले गया था, वहां देखा कि, मैं आपको उसका चित्र दिखाता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये एक एक छोटे से कियोस्क लगाकर एक वो सिगरेट पर कुछ ये पेंट सा कर रहा था कुछ, और ये सिगरेट को उन्होंने फिर एक किसी चीज में डुबा रखा था। तो मैं बहुत देर तक देखता रहा, वहाँ बड़े हाई एंड बायर से, जो कि आईटी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे और उनके पास सिगरेट खरीदते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि इतने सारे लोग तुम्हारी दुकान से सिगरेट खरीद रहे हैं, बाकी दुकानों में भी सिगरेट बिक्री है पर कोई नहीं खरीद रहा है। बोलते नहीं, ये सिगरेट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम लोग किवाम, एक मसाला होता है पान का जिसको हम बोलते हैं किवाम, उसमें भी तंबाकू रहता है शायद। तो बोलता है इस नॉर्मल सिगरेट में हम किवाम डाल रहे हैं, किवाम से पेंट पेंट करके ड्राई कर रखा है, उससे जो आप गाड़ी में भी बैठ के उसके एक तो स्मेल जो आती है सिगरेट की, जो तंबाकू की गंदी स्मेल है वो मर जाती है। और दूसरा ये कि यहाँ पर मेरे क्लाइंट हैं ज़्यादातर आईटी वाले, वो बता रहे थे कि बगल में आईटी का एक ऑफिस है, वहाँ के युवा लोग हैं जो कि थके रहते हैं और उनको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन या किक चाहिए, तो वो आम सिगरेट से कहीं ज़्यादा इसमें मिलता है। और मैंने कहा कितनी कीमत है इसकी, तो वो जो था 15 रुपए का एक सिगरेट, जबकि उस समय में एक सिगरेट 5 रुपए की बिकती थी, तो 3 गुना ज्यादा उसको फायदा मिल रहा था। तो नए नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज काम करते हैं। छोटा सा उसने एडिशन किया, इतनी बड़ी वैल्यू उसमें ऐड करता है वो। ये देखिए पान की पैकेजिंग, ये पान जो है दिल्ली में मैंने देखा 200 रुपए से लेके और 2000 रुपए तक आपको पान मिलेंगे। पान बड़ा लगता है, हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है, 5 रुपए 10 रुपए हम नॉर्मली पान खरीदते हैं, पर कई बार वो बड़ी बड़ी इवेंट में जो इस तरह के पान, स्पेशल पान मिलते हैं बड़ी बड़ी पैकेजिंग में, उनकी कीमत, एक पान की कीमत 2000 रुपए भी देखने को मिलती है। तो ये हम किस तरह से मार्केट कर रहे हैं, ये आइडिया देते हैं। मैं यहाँ पर खत्म करूंगा, आप इनके बारे में सोचिए, मेरे छात्रों से जो हमारे युवा बैठे हैं इनके बारे में सोचिए। जमशेदजी टाटा, जी डी बिरला, धीरू भाई अंबानी, निर्मा के जो हमारे हैं, पटेल जी, ओला के, ओके। और नेक्स्ट बिग बिजनेस टाइकून आई एक्सपेक्ट फ्रॉम some of the participants who are attending this
सेमिनार या जो ये कार्यक्रम किया है, आप लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपने जाना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जमशेदजी टाटा, बिरला, अंबानी, इनके बाद कुछ नाम वैसे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं काफ़ी एक जब केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति एक का पद पे है और वो जब उनका उद्बोधन इतने सरल माध्यम से युवाओं के बीच जाता है सर, तो वो उनके दिमाग में बहुत अफेक्ट भी करता है। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात संकल्प से सिद्धि से शुरू करके अपेक्षाओं में बदलाव की बात कही, फिर सफल उद्यमी बनने की बात भी आपने उसमें बताया, और उसके बाद आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जो विषय रखी सर, एकदम सही है कि युवाओं को आउट ऑफ बॉक्स ही सोचना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल से भी अभी लास्ट में सिगरेट का ही एग्जाम्पल या उसका एग्जाम्पल लेकर के भी अच्छा बताया, और 10 पॉइंट्स आपने सर जो बताए जो अजीम प्रेम जी के, उसको भी बहुत ध्यान से मैंने भी सर नोट किया। 10 गोल्डन रूल, और बहुत सरल माध्यम से उसको सर एक्सप्लेन किया। सर हम लोग भी उसी दिशा में ही काम कर रहे हैं कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को बनाकर अप्लाई कराते हैं स्टार्टअप्स के लिए, कंपनी फॉर्मेशन कराते हैं, डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार को हमने पहल की थी तो 10 एकड़ तक का क्लस्टर लैंड अभी हर जिले में, जो अभी जिले में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, जीएमडीआईसी होते हैं, तो हम विलेज स्तर पे भी जो जहाँ है वहाँ की जो स्थानीय संसाधन है, जो उपलब्धता है और नीड की एनालिसिस करके और डिमांड एंड मार्केट एनालिसिस करके क्या प्रोडक्ट बन सकता है, नयापन क्या आ जाएगा उसमें, इसी पे काम करा रहे हैं। और छोटे छोटे स्टार्टअप्स गांव में अंत्योदय के लिए शुरू करा रहे हैं सर। और उस हम लोग के इस यज्ञ में स्वावलंबन यज्ञ में आपका सर ये जो मार्गदर्शन और सानिध्य मिला, इसके लिए सर हम पूरा विश्वविद्यालय परिवार, माननीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर, हमारे रजिस्ट्रार पीसी लोनाथन जी, हमारे डीन ऑफ फैकल्टीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सामल सर और पाठक सर, जो अलग अलग कॉलेजेस के प्रिंसिपल है जहाँ पे प्रोजेक्टर में सुन रहे हैं, सबकी ओर से सर आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पे सर हम लोग ये जो वन क्षेत्र में हैं और भगवान बिरसा मुंडा के भी यहाँ पे बहुत अनुयायी, सभी उन सबकी ओर से भी, वनवासी परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। जो कि नॉर्थ ईस्ट में सर आप हैं, वहाँ भी ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया ही है, और जहाँ पे ये विश्वविद्यालय सिचुएटेड है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन बॉर्डर पे भी काफ़ी ट्राइबल डोमिनेटेड पॉपुलेशन है। तो वनोपज और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को लेके भी हम लोग नया नया अनुसंधान और नवाचार करके उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर रहे हैं और छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। और सर आपका ऐसा मार्गदर्शन और सानिध्य और आशीर्वाद हम सबको ऐसा मिलता रहे। और एक निवेदन और है सर कि आज आप ऑनलाइन थे, ऑफलाइन भी आप मां नर्मदा की धरती पे आए, और 2 नेशनल टाइगर रिजर्व है सर, अचानकमार नेशनल टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व, यहाँ आए सर तो उन युवाओं से मिलके भी आपका मार्गदर्शन मिले, और हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो होगा। और मैं जब भी आऊँगा सर तो आपका आशीर्वाद लेने जरूर उस विश्वविद्यालय में आऊँगा। और आपने बहुत ही एकदम सरल भाषा में जो सबको समझ में आ जाए, बहुत अच्छी ढंग से बहुत सारी बातें रखी हैं। और चूंकि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ऐसा उद्यमी बनने, स्वावलंबी बनने, आत्मनिर्भर बनने का मार्गदर्शन दिया गया, तो हम सब काफी ओतप्रोत हैं सर। और मैं इसी के साथ अपनी सभी नदी, वन्य प्राणी, विश्वविद्यालय, युवा सबकी ओर से आपको आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपकी अनुमति हो तो फिर सर कार्यक्रम समापन की घोषणा भी करेंगे सर। आज सिर्फ आपका ही सेशन था, रविवार के दिन आपने अपने व्यस्ततम समय में से, काफी बिजी शेड्यूल रहता है, आपने रविवार का दिन समय दिया, ये भी हम लोग के लिए सौभाग्य है सर, बहुत अच्छा रहा। और आपकी अनुमति से ही आज कार्यक्रम, आप अनुमति दें तो फिर कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हैं। सर सादर प्रणाम सर, जय हिंद।